ओके गाइस, तो जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। जरा बोर्ड पर ध्यान से इस टॉपिक को सीखिएगा और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इस टॉपिक का नाम? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग सीखें जरा ध्यान से, आखिर क्या है ये सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिनर्जी वर्ड का मतलब होता है जहां पर आपसी समझौता हो। आपसी समझौता का मतलब कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने बदले में मुझे कुछ दिया, सो दैट कि अपने बीच के रिश्ते जो है वो बहुत मजबूत हो गए। दिस इज नोन एज सिनर्जी। वो क्या कहलाती है? सिनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर उसी सिनर्जी की बात कर रहे हैं। सिनर्जी, क्या मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई आ रहा है आप लोगों को? हम यहाँ पर सिनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको लिगेंड्स दो तरह के कराए थे। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। लिगेंड्स जो थे वो दो तरह के मैंने आपको कराए थे। एक वो लिगेंड्स जो कि सिर्फ लिगेंड मेटल को अपना लोन पेयर देते हैं। दिस इज अ जनरल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्लासिकल लिगेंड्स। ये कहलाएंगे क्लासिकल लिगेंड्स। और ये अपना लोन पेयर मेटल को देते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड कौन कौन से थे? नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं या तो वो लिगेंड मेटल को अपना लोन पेयर सिग्मा के थ्रू देते हैं और वापस लेते हैं उससे बैकबॉन्ड के थ्रू एक पाई बॉन्ड, या फिर वो लिगेंड जो कि मेटल को अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देते हैं और वापस लेते हैं उससे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्रू अ बैकबॉन्ड। पहले वाले को सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर कहते हैं और दूसरे वाले को पाई डोनर पाई एक्सेप्टर कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं? दैट इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। दूसरे वाले को पाई डोनर पाई एक्सेप्टर कहते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है ना? आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो ठीक है। सर। तो नो सर। अब हमको जो सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़नी है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग बेसिकली इस तरह के सिस्टम में पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में रिश्ता हुआ इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने का, दोनों का। तो इसके लिए जो इस तरह की बॉन्डिंग है जहां इलेक्ट्रॉन देकर लिए जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सिनर्जी बॉन्ड। सिनर्जी कहते हैं उस तरह की बॉन्डिंग को, सिनर्जी बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब आपको याद होगा तो इसमें भी दो कैटेगरीज फर्दर हमने बनाई थी। क्या बनाई थी? याद करो। इसमें था जो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है। पाई एक्सेप्ट किस में करेगा? एमटीपीडी ऑर्बिटल में। सिग्मा डोनर था और पाई एक्सेप्टर था। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर इन एमटीपीडी ऑर्बिटल। एमटीपीडी ऑर्बिटल, एमटीपीडी ऑर्बिटल में वो एक्सेप्ट करेगा। दूसरा है, ये भी सिग्मा डोनर है, दूसरा एग्जांपल है वो भी सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। लेकिन बताओ पाई एक्सेप्ट कहां करेगा? पाई एक्सेप्ट कहां करेगा? इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर बच ऑर्बिटल। इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने आपको एक टर्न पे सिखा चुका हूं। तो हम देखा जाए तो तीन कैटेगरी पढ़ने वाला है। ये हो गई पहली कैटेगरी, ये हो गई दूसरी कैटेगरी और ये हो गई तीसरी कैटेगरी। तीन कैटेगरीज के अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आइए तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन डील करते हैं। मेरा बेटा ध्यान से बोर्ड पर आप देखिएगा। मैंने पहली कैटेगरी ले ली और वहां ले ली सिनर्जिक बॉन्डिंग इन, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। इसको सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, sigma and pi complex in which ligand, in which ligand accept pi electron in its empty p और d ऑर्बिटल। नॉर्मली लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, यहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, आइए वो सीखते हैं। बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है ये। तो मैंने यहां पर आप लोगों को कहा कि मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल बड़ा आसान है। मैंने यहां पर ले लिया कोई मेटल, उस पर लगा दिया PF3 होल x प्लस माइनस n। इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने ले लिया। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं जो जो भी बात बोलता जा रहा हूं वो बात अब आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगी, क्लियरली दिखेगी, समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने मेटल की इस ऑर्बिटल को डिजाइन किया। तो इस ऑर्बिटल को देख के मेरा मन ये कहा कि ऑर्बिटल है क्या। इस ऑर्बिटल के बारे में सीखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मेटल की एमटी हाइब्रिड, एमटी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है? एमटी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है।
क्या ये मेटल की एम्प्टी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है या नहीं? क्या ये मेटल की एम्प्टी हाइब्रिड एटॉमिक हाँ ऑर्बिटल है? सर। मेटल की ये हाँ हाइब्रिड सर। है, एम्प्टी है। इसमें ये लोन पेयर लेगा, किससे लेगा? लिगेंड से। लिगेंड लिखा मैंने पी एफ एफ एफ, PF3 लिख दिया और फास्फोरस पे ये लोन पेयर बना दिया। तो कोई मुझसे पूछे कि इस ऑर्बिटल का नाम बताओ, ये ऑर्बिटल कौन सी है, तो क्या बताओ कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये लोन पेयर देने वाली ऑर्बिटल है? तो लोन पेयर देने वाली ऑर्बिटल को क्या कहेंगे हम? अगर ये लोन पेयर देने वाली ऑर्बिटल है तो क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है? क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड? क्या ये लिगेंड की हाइब्रिड ऑर्बिटल है जहां से वो लोन पेयर देने वाला है? दे दो इसको लोन पेयर दे दो। क्या ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा? क्या ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा? इसके लिए ही मैंने पूछा आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है बताओ सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी क्या है। तो क्या सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी दिख रही है? इट इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सवाल कंप्लीट। दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब मैंने ये एक मेटल की ये जो ऑर्बिटल बनाई, अब इस ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करते हैं, आखिर ये ऑर्बिटल मैंने कौन सी बनाई। क्या आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को जैसे K4 एफिशिएंसी या K3 एफिशिएंसी या व्हाटएवर बी द एग्जांपल इज, मैंने उन सभी एग्जांपल के अंदर D1 और D0 को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स ले लो, उन सब में क्या अंदर D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जैसे K4 एफिशिएंसी के अंदर मैंने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करके अंदर दबा दिया था और एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड ने अपने लोन पेयर दे दिए थे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को हमने अंदर छोड़ दिया है, उन ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने बनाए दो इलेक्ट्रॉन और इनके बारे में कहना चाहता हूं ये क्या है। ये हो गई इनर इनर अनहाइब्रिड फुल्ली फिल्ड atomic orbital ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बताओ ये बात समझ में आई है नहीं? कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे K4 एफिशिएंसी ले लिया, K3 एफिशिएंसी ले लिया, आयरन का कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, निकेल ले लिया, क्रोमियम ले लिया, Mn ले लिया। उसके अंदर अंदर वाले जो d ऑर्बिटल है, देखो आपको शक्ल दिखाऊं, ये देखो इस तरह के। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जहां मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना सिखाया, ये तो पूरा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है क्या? अगली क्लास यहाँ निकालना सिखाया क्या? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो मैंने निकालना सिखाया। कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वर्नर थ्योरी आ गई और यहाँ ये रहा, ये देखो। अब जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल सिखाया, तो मैं पता है किस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ये अंदर वाली ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां वर्ड लिखा इनर, अंदर वाली ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स पड़े हुए हैं, वो जिसका कोई काम नहीं है, वो अंदर वाली ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके सामने। इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। इस पे हम, अरे इस पे भी हम नहीं है, हम किस पे हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? इनर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या वो समझ में आ गई? इनर अनहाइब्रिड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ या ना तो बोल दो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। क्या इसको Yes. फुल्ली फिल्ड एटॉमिक डी ऑर्बिटल भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि तो डी है। तो क्या फुल्ली फिल्ड हाँ डी ऑर्बिटल, एटॉमिक वर्ड तो बोलना गलत Yes हो sir. जाएगा, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन, कि ये अंदर की डी ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं। ये ऑर्बिटल कौन सी है? क्या कोई मुझे बता सकता है ये ऑर्बिटल कौन सी है? क्या ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाई थी नीचे, क्या ये वाली ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज थी? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड थी, ठीक है ना? तो बताओ, अगर फास्फोरस के पास, अगर आप ध्यान से देखो तो sp3 तो काम में आ गया, क्या फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा है? हाँ या ना? तो क्या हाँ ये मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ
ऑफ लिगेंड, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अब कहानी आप लोगों के बिल्कुल सामने दिख रही है, क्या करना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के स्टाइल से इसको देगा, और क्या ये एक तरह का पाई बॉन्ड बन जाएगा। आपसे कोई पूछे कि सर इस पाई बॉन्ड का नाम क्या है, क्या ये पाई बॉन्ड डी पाई पाई बॉन्ड है? Because this is formed by d orbital of metal with d orbital of phosphorus। phosphorus के और उन दोनों के d orbitals के बीच में बना हुआ है। ये मेटल और ये रहा phosphorus, इन दोनों के d orbitals के बीच में बना है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बता दो। हाँ सर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे एक बार जल्दी से पूछ लो। यहां पर मैंने बता दिया फुल्ली फिल्ड अनहाइब्रिड इनर डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड है, अनहाइब्रिड है, इनर डी ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम और आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको दे दिया? एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड को दे दिया। बोलो यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? यस सर। अगर ये हाँ बात सर। क्लियर है तो मैं इसको फील कैसे करूं? तो कुछ ऐसा, ये मेटल है, ये फास्फोरस है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है? और जो वापस पलट कर आया है वो है ये वाला पाई बॉन्ड, तो मैंने बना दिया इसको पाई बॉन्ड। क्या अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 है। तो एक बच्चे ने पूछा सर आप इसको कंप्लीट बॉन्ड क्यों नहीं बोल सकते? ये जो बॉन्ड आपने बनाया आप इसको पार्शियल बॉन्ड की तरह क्यों दिखा रहे हो? मैं पार्शियल बॉन्ड की तरह इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये परमानेंट बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसका बॉन्डर एग्जैक्ट 2 नहीं होता, 2 से थोड़ा कम होता है। क्या बताइए ऐसी कंडीशन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो अगर बढ़ गई तो क्या बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी? बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई तो आप समझ सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और क्या थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या यहां तक आप क्लियर मेरी इंडिकेशन समझ गए या नहीं समझ गए? क्या ये एग्जाम्पल और ये इसका कंक्लूजन, क्या आप समझे या नहीं समझे? सर वो आपने पार्शियल क्यों बनाया वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड, ये एक तरह का रेजोनेंस है। मेटल ने अपना लोन पेयर फास्फोरस की एम्प्टी ऑर्बिटल को दिया, इट इज नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड, इट इज अ पार्शियल बॉन्ड। वो अपना लोन पेयर सिर्फ दे रहा है, देगा लेगा देगा लेगा, जस्ट लाइक अ रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस में हम ऐसा करते हैं। सर तो ऐसे प्रॉपर रेजोनेंस तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, रेजोनेंस ही तो है, जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या कॉन्जुगेटेड होगा? सिस्टम। रेजोनेंस सर ही तो जैसे है। जिसमें वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इस टाइप से। कॉन्जुगेटेड हुआ ना, कॉन्जुगेट सिस्टम का एक एग्जांपल था लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल, ये वही तो है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है सर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल वही तो एग्जांपल है, गलत कहां है? हाँ सर। फिर सभी बच्चों को क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बताया सिनर्जिक बॉन्डिंग इन सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस में पहला एग्जांपल मैंने लिया। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन है कंपेयर द पीएफ बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द पीएफ बॉन्ड लेंथ। हमें पीएफ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। कैसे कैसे? हमें पहला तो हमारे को दे रखा है एम पी एफ थ्री होल एक्स, और यहां पर चार्ज आ गया +1। दूसरा हमारे को दे रखा है एम पी एफ थ्री होल एक्स, यहां चार्ज आ गया -1। और तीसरा हमारे को दे रखा है दैट इज खुद पी एफ थ्री। हमें इन तीनों में पी एफ बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तीनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, फील करो क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताओ कि सर हम क्या इस, अगर ये क्वेश्चन मान लो मैंने आपको नहीं पढ़ाया और आपके एग्जाम में आ गया, तब आप इस चीज को किस तरह से डील करोगे वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर आपने इसको अभी डील कर लिया तो इसका मतलब आप लोग मतलब खुद से क्वेश्चंस करने लायक हो गए। बोलो कैसे फील कर पाओगे इस क्वेश्चन?
बोलो, आया किसी के पकड़ में? सर 1 मिनट। सर 3 2 1। पता नहीं, हाँ 1 2 3। कोशिश कर पकड़ में आ जाए तेरे बात। चलिए मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट क्या है, सभी बच्चे बहुत गौर से इसको देखना। यहां पर आप ये इमेजिन करो कि मेटल पर जितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होगा, क्या ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फास्फोरस की एम्प्टी ऑर्बिटल में डालेगा? हाँ क्लियर? सर। तो मैंने कहा एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेता हूं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस, extent of back bond increases, extent of back bond increases। क्लियर है? तो क्या एम पी का जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या वो इंक्रीज हो जाएगा? एम पी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो देगा एम और पी के बीच में बॉन्ड उतना ही पाई बॉन्ड ज्यादा बनेगा। क्लियर है क्या? अब आप लगा दो वो कंसेप्ट जो कि हम लोगों ने बेंड्स रूल के नाम से पढ़ा था। क्या है वो कंसेप्ट, जरा बोर्ड पर देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा पी एफ एफ एफ, यहाँ लिखा मेटल और यहाँ लिखा ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने लिखा पी एफ 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 और लोन पेयर। अब आप में से कोई भी बच्चा ये बता सकता है बहुत आसानी से कि दोनों में से परसेंटेज एस करेक्टर कहां ज्यादा होगा, लोन पेयर वाली ऑर्बिटल में परसेंटेज एस ज्यादा होगा या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली ऑर्बिटल में परसेंटेज एस ज्यादा होगा? क्या लोन पेयर वाली में परसेंटेज एस क्या होगा, ज्यादा ज्यादा? हाँ सर। और पाई बॉन्ड वाली में परसेंटेज एस होगा ज्यादा। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा यहां हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? क्या परसेंटेज एस करेक्टर इस जगह क्या हो जाएगा? कम कम। हाँ सर। और यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? कम। बोलो मेरा बेटा, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। तो बताइए सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर किसका हुआ? क्या PF3 का सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर हुआ? तो बॉन्ड लेंथ जो होगी, क्या वो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लंबी किसकी होगी? क्योंकि सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर, अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड लंबा होगा, तो थर्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी होगी। फिर नंबर आएगा फर्स्ट और सेकंड का। बताओ फर्स्ट और सेकंड को आपस में कैसे कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकंड को? क्या फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला जो है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी उतना परसेंटेज स्कैटर इधर बढ़ेगा, उधर कम होता जाएगा, उधर कम होता जाएगा तो उसकी बॉन्ड लंबा हो जाएगा। इसीलिए उसके बाद नंबर आना चाहिए किसका? सेकंड का। और उसके बाद नंबर आना चाहिए फर्स्ट का। दिस मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। मुझे लग रहा है कि अभी ये मजा नहीं आया, समझ में कम आया, ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। सर आ गया। नहीं आया? चल दोबारा समझते, फ्रेश समझते। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखना, ये लिखा P, ये लिखा F, ये लिखा F, ये लिखा F। डन। क्या मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दिया? फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था। अरे हाँ या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि मेटल पर जितनी नेगेटिव चार्ज होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल जितनी ज्यादा होगी,
क्या बताओ, ये जो पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड बन रहा है और ज्यादा बनेगा और अच्छा बनेगा, ज्यादा बेहतर बनेगा, तो हम कह सकते हैं बैक बॉन्ड ज्यादा बनेगा। बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा। और अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हुई तो क्या कह सकते हो, बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा हुई तो क्या कह सकते हो, बोलो बेटा। कैसा कह सकते हैं कि एम पी के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या वो बढ़ता जाएगा, ऐसे ही होगा ना? है ना? हाँ सर। क्लियर है। इसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। पहला आपको मैंने दिया मेटल, यहाँ पर PF3 होल x ही है और यहाँ चार्ज है +1, यानी कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। दूसरा MPF3 होल x और यहाँ चार्ज है -1, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो बताओ दोनों केसेस में कौन सा मेटल ज्यादा फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा, सेकेंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में? फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब मिलेंगे? सेकंड वाले केस। सेकेंड वाले केस में। अगर सेकेंड वाले केस के अंदर अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फास्फोरस को ज्यादा देगा तो क्या यहाँ पर MP जो बॉन्ड है उसमें पाई करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो MP बॉन्ड है उसमें पाई करेक्टर रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। बोलो बेटा मेरू, बताओ तो सही, समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर और यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा कहाँ है, बताओ। यहाँ पर बढ़ गया है, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि पाई करेक्टर ज्यादा है। सर। क्लियर है। तो उल्टा क्या PF बॉन्ड में होता है कि अगर इधर करेक्टर ज्यादा होता है तो दूसरे बॉन्ड में करेक्टर कम हो जाता है ना, परसेंटेज ऐसे, याद आया आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ पर मेरे पास आता है फास्फोरस पे लोन पेयर, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये नॉर्मल है। अब अगर अपन इस केस की बात करें तो यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर है, क्या वो परसेंटेज एस करेक्टर के लिए मैं 3 एरो हाई बना दूं अप, क्योंकि वो तो लोन पेयर है, लोन पेयर का परसेंटेज करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम कम कम, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम कम और यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम। अब ये सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर के हिसाब से बॉन्ड को उल्टा कर देते हैं। बताओ परसेंटेज एस अगर ज्यादा होता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता, बॉन्ड छोटा हो जाता। अगर परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो अट्रैक्शन कम है, तो क्या बॉन्ड लंबा हो जाएगा? हाँ तो सर। अगर मैंने यहाँ पर PF बॉन्ड लेंथ चेक करी तो PF बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, क्या थर्ड वाले में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन थर्ड के बाद सेकंड का नंबर आ जाएगा, देन फर्स्ट का नंबर आ जाएगा। क्या थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन अब तो पकड़ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया अभी भी क्वेश्चन पकड़ में? अब तो आ गया, आ गया सर। सबको आ गया? Yes, sir. कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए बेटा। नहीं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। दो तरीके से मैंने पूछ लिया, सेम तरीके का सवाल है, बस ये ध्यान रखना कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स। सर ये तो हेडिंग आपने पहले डाली थी, लेकिन अब यहां पर और क्या लिख रहे हैं हम? in which ligand accept pi electron cloud from metal, electron cloud from metal into its empty pi star molecular orbit। अच्छा एक काम और करिए, पीछे चलें जरा थोड़ा सा अपन, इस तरह के लिगेंड्स के एग्जांपल बता सकते हो? इस तरह के लिगेंड कौन कौन से होते हैं जो कि अपना लोन पेयर देते हैं और अपनी MTPD में इलेक्ट्रॉन को लेते हैं? कोई मुझे इस तरह के लिगेंड के एग्जांपल बता सकता है? इस तरह के लिगेंड के एग्जांपल, एक तो देखो मैंने ले लिया PF3, अगर PF3 ले लिया तो क्या PH3 भी हो जाएगा, और क्या PR3 भी हो जाएगा, और PPH3 भी हो जाएगा। इन सभी के पास देने के लिए क्या है, लोन पेयर है, हाँ, और वापस लेने के लिए क्या इनके पास MTD ऑर्बिटल है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे और एग्जांपल बताओ, ऐसे और एग्जांपल के नाम बताओ।
जल्दी से बता दो ऐसे कौन कौन से लिगेंड है जो कि देंगे अपना लोन पेयर और लेंगे अपनी एमटीपीडी ऑर्बिटल में। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बता दो। H2S. सर F माइनस। F माइनस लपड़ खाएगा बहुत तेज। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हो सकता है। सॉरी F माइनस का d ऑर्बिटल थोड़ी खाली है। इसके अलावा उसने सही जवाब दिया था H2S। H2S हो सकता है। H2S के अंदर सल्फर के पास देने के लिए लोन पेयर है और इसी के डेरिवेटिव जैसे कि RSH हो सकता है ना, या फिर इसका एग्जांपल थायोफीन भी हो सकता है, कुछ ऐसा। या मतलब चलो इसको रहने दो, कुछ ज्यादा ही बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, सिंपल। या RSR लिख लेते हैं ना यार, और अच्छा एग्जांपल है RSR, बड़ा सही एग्जांपल है। और बोलो और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? बोलिए। बोलो बेटा। बस चलें आगे, चलते। अब इसके एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कौन है जो कि अपना सिग्मा देगा और पाई लेगा, और पाई जो ले रहा है वो अपने पाई स्टार में ले रहा है। बताइए इसका कौन सा एग्जाम्पल है? मैंने एग्जाम्पल कई सारे सिखाए भी हैं इसके आपको। O2 N2। क्या O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, CO हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, NO हो सकता है, NO पॉजिटिव हो सकता है। अरे कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएंगे कि ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है और इसके पास में एम्प्टी पाई स्टार एमओ है? कौन बता रहा है मुझे? चलो कौन बता रहा है? विश्वास बताएगा। विश्वास जल्दी से मुझे बता दे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी के पास में एम्प्टी पाई स्टार एमओ है। कैसे पता लगता है? एम्प्टी पाई स्टार एमओ के बारे में हमें पता कैसे पड़ता है? जल्दी से बता। विश्वास, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। विश्वास, आपका माइक तो ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। फिर कौन बताएगा? यशस्वी बताएगी। यशस्वी बता दे कैसे पता लगेगा। सर लोन पेयर होना चाहिए। नहीं तो दुनिया में जिसके पास भी लोन पे है उसके पास 5 स्टार एमओ मिलेगा क्या? जिसके पास भी लोन पे है उसके पास 5 स्टार एमओ मिलेगा क्या? बोलो। ओके, श्रेया बताएगी। श्रेया बता किस तरह पता लगेगा किसके पास एम्प्टी 5 स्टार एमओ है? जल्दी से बता दो सर किसके वो पास। पाई बॉन्ड ना बना के लोन पे हो जिसके पास, उसके पास 5 स्टार होता है। क्या बेटा? क्योंकि जब पाई एमओ में तो पाई बॉन्ड बन जाता है, लेकिन अगर पाई स्टार लगता है तो फिर पाई बॉन्ड बनने की जगह लोन पे लग जाता है एलिमेंट के पास। मतलब कुछ कुछ तो सही इसने पकड़ा लेकिन कुछ तो ये गड़बड़ कर रही है। चलो सीख लेते हैं, सभी बच्चे सीख लेते हैं। ध्यान से देखो, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ N2 का। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ N2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आता है पाई 2p x2, पाई 2p y2, देन आता है सिग्मा 2p z2। ये स्ट्रक्चर होता है N2 का। इसके आगे के जो होते हैं पाई स्टार 2p x वो खाली पड़ा है, पाई स्टार 2p y वो भी खाली पड़ा है, और सिग्मा स्टार 2p z वो भी खाली पड़ा है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाँ सर। अब पहला केस हम यहाँ पर लेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 माइनस 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 2 और 2 4, ये वाले 4, ठीक है।
तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 102, 103 आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, n और n। सबसे पहले हम ये देखेंगे इनर शेल, ये रही आउटर शेल। आउटर शेल में सिग्मा और सिग्मा स्टार दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इनको लोन पेयर बना देते हैं। अब पाई में इलेक्ट्रॉन है लेकिन पाई स्टार खाली है, तो क्या पाई बॉन्ड बना देते हैं। पाई में इलेक्ट्रॉन है लेकिन पाई स्टार खाली है, तो एक और पाई बॉन्ड बना देते हैं। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार खाली है, तो क्या एक सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास हो गया एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये तो हो गई कहानी। अब कैसे इसको करा हमने, उस चीज को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही स्टाइल से मैंने आपको पहले भी सिखाया था। क्या कह रहा हूं कि जिसके पास में पाई होता है और पाई स्टार खाली होता है, तो हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं। उल्टा कर सकते हैं कि अगर दुनिया में कभी भी पाई बॉन्ड नजर आए, तो वो क्या प्रूव कर रहा है कि ये पाई बॉन्ड तभी बना होगा जब पाई बीएमओ में इलेक्ट्रॉन होगा और पाई एबीएमओ खाली होगा, तभी पाई बॉन्ड होगा। तो यहां पर भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, O2 के अंदर भी ऐसा ही होगा, N2 के अंदर भी ऐसा ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऐसा ही होगा, साइनाइड में भी ऐसा ही होगा, NO के अंदर भी ऐसा ही होगा, NO पॉजिटिव के अंदर भी ऐसा ही होगा। हर जगह पर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। अगर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है तो पाई स्टार खाली होगा। अगर पाई स्टार खाली है, तो यही तो मैं आपसे अभी पूछ रहा था कि आपको कैसे पता लगेगा कि पाई स्टार खाली है। क्या बताओ, एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ क्या सर। हमें कैसे पता लगेगा यस कि सर। पाई स्टार खाली है? पाई स्टार खाली होने के लिए ये चीज देखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। सिर्फ क्या देख लो, पाई स्टार खाली है, ये बात देखने के लिए क्या देख लो कि पाई बॉन्ड है या नहीं है। पाई बॉन्ड होगा तो पाई स्टार खाली होगा। क्या इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो पिरिडीन लिख सकता हूँ। पिरिडीन के एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है और वापस लेने के लिए एम्प्टी पाई स्टार है। कैसे पता एम्प्टी पाई स्टार है? क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, वही एटम। क्लियर है? लेकिन इसका एग्जाम्पल ये नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 लोन पेयर माइनस, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। सर क्यों? ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना। हाँ, रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर पाई स्टार खाली नहीं है, क्योंकि जब आप इसको लोन पेयर डोनर बता रहे हो, तब इसके ऊपर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं होता। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर के लिए पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब इस चीज को हमारे लेवल पर समझने के लिए हम लोगों ने जो अगली चीज करने की कोशिश करी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानकारी है? मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्पेसिफिकली कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए पढ़ाया था, सो दैट कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकें। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकें अपने प्रेजेंट थ्योरी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से पढ़ा रहा हूँ। जरा सभी बच्चे बोर्ड पर बहुत ही गौर से देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ही कॉम्प्लेक्स मैं बनाऊंगा। देखो मेरे लिए तो यही मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में सिनर्जी बॉन्डिंग बेस्ट, क्योंकि एग्जाम के अंदर 99% क्वेश्चन सिनर्जिक बॉन्डिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड पे ही बनता है। आपकी एनसीईआरटी भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में सिनर्जी बॉन्डिंग पढ़ाती है, मैं भी वही पढ़ा हूं। आइए चेक करते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले सीखा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ओके, दो तरह की थ्योरीज हैं। एक ये कि मैंने पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को मान लिया एक नॉर्मल सिस्टम और मैंने ओल्ड थ्योरी को फॉलो करा, और एक होता है कि मैंने अगर उसको उस तरह से फॉलो करा तो मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हेटेरोन्यूक्लियर डायग्राम। तो मैं ये जो चीज है वो आपको दिखा देता हूँ। अपने पास बनी बनाई तैयार है, आपने पहले सीखी थी ये वाली चीज, वही चीज मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ।
देखिए मेरा बेटू, सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखें। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में टॉपिक पढ़ा था, नाम था हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे कि CO, HF या NO, NO+, CN-, BN, OF एक्सेट्रा, इन सभी के केसेस के अंदर हो क्या रहा है वो प्रॉब्लम को देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होती है, नहीं ग्रेटर देन 14 होती है तो गैप ज्यादा होता है और फिर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, sp मिक्सिंग, ये MOT में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन इक्वल टू 14 होती है तो मिक्सिंग हो जाती है। तो फाइनली हमने दो तरह के MOT के ऑर्डर पढ़े थे, एक वो जिसमें सिग्मा पहले आता है, याद है, इसमें पाई पहले आता है, याद है आप लोगों को ये बात, जो कि 14 और 14 से कम होते हैं उसके अंदर पाई पहले आता है। जैसे कि अभी मैंने N2 के केस के अंदर डायग्राम में लिखा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s के बाद में फिर पाई पहले लिखा, लेकिन O2 के केस में सिग्मा पहले लिखते हैं, याद आया आप लोगों को, तो वो हमने आपको बता रखा है। तो जब ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। आइदर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ऑर्डर लगा देते हैं या फिर ग्रेटर देन 14 में दूसरा ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्या देखो, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल बिल्कुल आमने सामने प्रॉपर्ली एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हैं, ये आपस में मर्ज नहीं हो पाएंगे क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करेगी। तो ये क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिड हो जाते हैं, ये भी आपस में हाइब्रिड, ये भी आपस में हाइब्रिड, और फिर दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या कहता है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और इनको सीखने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट ही कहता है, इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हेटेरोन्यूक्लियर के केस में बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते जैसे कि वहां करते थे ना, लाइक इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बिकॉज ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमने अगर होमोन्यूक्लियर की बात करी थी यानी कि O2, N2, B2, C2, H2 इस तरह के सब एग्जांपल की बात करी थी, तो यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्डर थे, आइदर लेस देन इक्वल टू 14 या ग्रेटर देन 14 वाला ऑर्डर। लेकिन जो हेटेरोन्यूक्लियर है उसमें सबकी अपनी अपनी दुकान है। CO अपना एग्जांपल है, NO अपना ऑर्डर है, क्योंकि सबके एनर्जी लेवल में डिफरेंस अलग अलग है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे HF का अपना ऑर्डर है, CN साइनाइड का अपना ऑर्डर है, बोरोन नाइट्राइल अपना ऑर्डर है, सबके अपने अपने ऑर्डर्स हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे वहां पर हमने दो ऑर्डर्स पढ़ लिए थे बस, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन इक्वल टू 14, वैसा यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज सबका अपना एक ऑर्डर है। ठीक है, कहता है इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन नॉट बी जनरलाइज्ड लाइक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज every heteronuclear diatomic molecule has its own individual order of energy level in which molecular orbitals are arranged। सबका अपना अपना ऑर्डर है। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सर। यस सर। तो the formation of molecular orbital in heteronuclear diatomic molecule, heteronuclear diatomic molecule में irrespective of total number of electrons, either less than equal to 14 हो चाहे greater than 14 हो, is through the combination of non-equivalent sp hybridized atomic orbital, यानी कि यहाँ पर तो sp मिक्सिंग होगी, यानी कि कोई भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो उसका फॉर्मेशन तो हो ही तब पाएगा जब sp मिक्सिंग होगी, अदरवाइज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्या जो बात मैंने बोली सभी बच्चों को क्लियर होगी? बोलो मेरा बेटा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ये तो क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन जो होगा वो तभी हो पाएगा जब sp मिक्सिंग होगी, अदरवाइज काम ही नहीं चलेगा। लेकिन तुक्का ट्रिक क्या है कि in simple way if the properties like bond order, bond length, magnetic behavior etc can be explained by assuming the same energy sequence, यानी कि तुक्का मारते हैं कि जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला लगा दो ऑर्डर। अगर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाए ऐश होगी, और अगर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ना हो
अगर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाए तो ऐश हो गई, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होगी तो उसका खुद का ऑर्डर पढ़ लेंगे। तो हमने यही वाला काम किया। ये स्टेटमेंट लिखा इन सिंपल वे द प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर एटसेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग द सेम एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल as in the case of homonuclear diatomic molecule, then we take that assumed order, तो हम उस assumed order को ले लेंगे। but if the properties cannot be explained, then we have to follow the real energy level diagram। तब हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? रियल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलो करना पड़ता है। बोलो मेरा बेटा, ये बात जो मैंने आपको समझाई, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर, आ गई। आ गई। अच्छा, मैं जैसे नॉर्मली बच्चों को बोलता हूँ, वैसे आज भी आपको एक चीज बोलता हूँ, सभी बच्चों को ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है सुनने और समझने में फर्क होता है? शायद मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, सुनने और समझने में फर्क होता है। सुनने का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको तेलुगु में या कोई दूसरी ऐसी भाषा जो ना मुझे आती है और ना आपको आती है, ऐसी भाषा में कोई गाना चलाया, यहाँ पर आपको दिखाया, सुनाया, तो उसको हम सिर्फ सुनना कहते हैं, उसको हम समझना नहीं कहते। वो सुन रहे हैं ना, आवाज तो आ ही रही है ना कुछ, तो उसको समझते थोड़ी है। और एक होता है समझना। समझने का मतलब होता है कि जो वॉइस हमारे कानों में आ रही है वो हमारे ब्रेन पे जा रही है और एक ब्रेन पर इम्पैक्ट डाल रही है, उस चीज को एक इमेज क्रिएट कर रही है, वो चीज मैं कह रहा हूँ समझना। तो सुनने और समझने में जो फर्क है वो आप गौर करिएगा। जो चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, उसको आप सुन रहे हैं, लेकिन साथ में क्या समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ रहे। सभी बच्चे? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन करने आए, उसमें पहले मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की कैटेगराइजेशन को समझने की कोशिश करी। क्या इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले को समझते हैं? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अज्यूम्ड ऑर्डर काम में लिया। ये अज्यूम्ड ऑर्डर है, ये हमें कैसे मालूम कि अज्यूम्ड ऑर्डर है? अरे ये तो वही ऑर्डर है ना जो कि 14 वाला ऑर्डर था, जो कि लेस देन इक्वल टू 14 नाइट्रोजन वाला ऑर्डर था। वो हमने लगा कर देखा, जब लगा कर देखा तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई। अरे वाह, प्रूव्ड। डायमैग्नेटिक हो गया, हेंस प्रूव्ड। स्ट्रक्चर भी इनफैक्ट हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। लेकिन जब हम अगले चीज पर गए, और अगली चीज क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बनाया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा जो कि हाईएस्ट ऑर्बिटल है। हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन सी है? सिग्मा 2pz। क्या सिग्मा 2pz एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? सिग्मा 2pz कौन सी ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? सर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो क्या बॉन्ड और घट जाएगा? तो मैंने अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालते हुए दिखा रहा हूँ तो क्या बॉन्ड ऑर्डर घट गया? और अगर बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देखो जरा बोर्ड पर ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है क्या ये कि बॉन्ड ऑर्डर, छुप जाता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव से। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी बोलो? बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस की। अरे हाँ या ना? प्लस की। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस की अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो यही होना चाहिए था। बट एक्चुअली देखो वैल्यू देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की तो है 1.128 और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस की है 1.112। तो आप देख सकते हो ये तो गलत हो रहा है, तो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा। अगर एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे, बिकॉज हमने तो इसको अज्यूम करके तो चलाया था और अजम्पशन हमारा गलत निकला, तो ये गलत हो गया। तो फिर हम आ गए रियल एनर्जी लेवल डायग्राम पे। दिस इज द रियल एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, भाई ये रियल एनर्जी लेवल डायग्राम है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो छोटा दिख रहा है बट आप पकड़ लोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जरा ध्यान से बोर्ड पर देखना, पहले कार्बन लिखा है फिर ऑक्सीजन लिखा है, और ये जो है ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी है इंक्रीजिंग एनर्जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, दिख रही है इंक्रीजिंग एनर्जी? हाँ सर। अब यहां पर अगर आप फील कर पाए, इस चीज को समझ पाए, तो
कार्बन एटम यहाँ लिखा है और यहाँ ऑक्सीजन एटम लिखा है। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? क्या कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। तो आप एक चीज को फील करो, क्या ऑक्सीजन का 1s और कार्बन के 1s में से मैंने ऑक्सीजन का 1s नीचे बनाया है, यानी कि न्यूक्लियस के पास होगा तभी उसकी एनर्जी कम होगी। क्या ये बात जस्टिफाइड है? हाँ सर। अब हर एक जगह पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन के सारे ऑर्बिटल और इनके ऑर्बिटल कौन कौन से जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 2s और 2p। इसके भी 1s 2s और 2p। हर एक जगह पर देखो ये नीचे हैं। कौन कौन नीचे हैं? क्या ऑक्सीजन वाले नीचे हैं और कार्बन वाले ऊपर हैं? दिख रहे हैं आप सभी बच्चों को? हर एक जगह पर कार्बन वाले जो हैं हाँ वो सर। कहाँ हैं? ऊपर, और ऑक्सीजन वाले क्या है? नीचे। यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन। देखो इधर देखो बोर्ड के ऊपर, ऑक्सीजन जो वाले हैं ना वो थोड़ी की तरफ नीचे हैं। अगर ऑक्सीजन वाले थोड़े नीचे हैं तो ये आपस में कभी भी कंबाइंड ही नहीं हो पाएगा, ऐसे कंबाइंड ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो नीचे ऊपर है। तो इन्होंने इसका जुगाड़ निकाला। क्या जुगाड़ निकाला? आज ये आप पहली बार पढ़ रहे हो क्या मुझसे? नहीं सर। ओके, बाकी सबके माइक भी खराब हो गए हैं क्या? नो सर। वंशिका, यशस्वी, भव, विश्वास, श्रेया, सबके आपके माइक खराब हो गए हैं क्या? नो सर। नो सर। लग तो ऐसे ही रहा यार। सर लेट खुलता है सर, दबाने के बाद लेट चालू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं यार भाई, मेरे तक आवाज आप लोगों की पहुंचती नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या चल रही है क्लास, मतलब सो बोरिंग। अजीब सी क्लास की फीलिंग आती है यार, मतलब मजा ही नहीं आता फिर क्लास के अंदर। कैसे मजा आएगा जब तक आप लोग, क्या तो बोलूं यार, थोड़ा तो करो यार, मतलब आवाज निकलनी चाहिए थोड़ी सी यार। है ना? नहीं निकलनी चाहिए क्या आवाज थोड़ी सी? हाँ सर। हाँ सर। चलो कोई नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, आगे चलते। तो आगे हमने क्या चीज को समझने की कोशिश करी? हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह से ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाली है। कैसे कैसे, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। क्या ये 2s है और ये जो 2p है, ये जो 2s है और ये जो 2p है, ये क्या करेंगे? ये 2s और 2p आपस में मिलेंगे और दो ऑर्बिटल्स क्रिएट करेंगे जिसको अपन कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसे ये 2s और 2p भी आपस में मिलेंगे और दो ऑर्बिटल्स क्रिएट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पोजीशन को ध्यान से देखना। क्या इसकी नीचे वाली sp ऑर्बिटल और इसकी ऊपर वाली sp डैश ऑर्बिटल, क्या ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट सामने आ गई? इसकी तो ये वाली ऑर्बिटल दैट इज sp ऑर्बिटल और इसकी ऊपर वाली sp डैश ऑर्बिटल क्या आमने सामने आ गई? तो क्या ये आपस में कंबाइंड करेंगी? और जैसे ही कंबाइंड करेंगी तो क्या BMO और ABMO बना देगी? तो मैंने यहाँ बना दिया BMO और यहाँ बना दिया ABMO। क्या दिख रहा है आप सभी को? एक बार BMO और ABMO बन जाए, एक बार BMO और ABMO बन जाए तो क्या फायदा होगा बताओ? अगर एक बार BMO और ABMO बन जाएगा तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो चीज है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार एग्जिस्ट तो करेगा। और एक बार BMO और ABMO में अगर हमने कंडीशंस को फॉलो कर दिया तो आंसर आने में हमारे को अब दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं किस तरह से इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। सभी बच्चे बोर्ड पर बहुत ध्यान से सीखना। अब जो बची हुई ऑर्बिटल है उनको बनाना चालू करता हूँ। कि सबसे नीचे पहले ऑक्सीजन की 1s है, वो सामने से कंबाइन नहीं कर सकती तो उसको बोल देंगे NBMO 1s। फिर कार्बन की 1s डायरेक्ट लिख देंगे NBMO 1s। ये 2s तो खत्म हो गई ना, 2s खत्म क्यों हो गई? इसने तो ऊपर sp बनाया तो इसको तो खत्म कर दिया। अब ये sp बचा, ये जो sp है इसको एज इट इज बना दिया, दैट इज NBMO sp। थोड़ा सा और ऊपर चले, ये तो काम आ गई। फिर इधर चलेंगे तो यहाँ पर px और py बची हुई है। अभी देखते हैं इनका क्या करना है। इधर देखते हैं, इधर 1s है, 1s है तो इसको NBMO 1s बना दिया कार्बन का। आगे चलते हैं और ऊपर,
और ऊपर चलते हैं इस 2s का, तो 2s तो वैसे ही खत्म हो गई क्योंकि उसने हाइब्रिड बना लिया, ये sp का कंबाइंड हो गई, अब बनती है ये sp डैश को एज इट इज लिख दिया, दैट इज NBMO sp डैश, NBMO sp डैश इसको कह दिया। अब जब कभी भी किसी दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है और अगर एनर्जी में हल्का सा ऊपर नीचे भी है, डिफरेंस भी है, साइज में भी डिफरेंस है, तो भी पाई बॉन्ड बन सकते हैं। ये तो पाई और पाई स्टार हमने बना दी। पाई और पाई स्टार कैसे बना दी? सिंपली px से मिला और पाई px और पाई स्टार px बना लिया। ये py से मिला और उसने क्या बना लिया? पाई py और पाई स्टार py बना लिया। क्या बात समझ में सभी बच्चों को आ गई या नहीं आ गई? सभी बच्चों को क्लियर हो गई? अब हमारे पास फाइनली ये पूरी की पूरी सीरीज है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन को भरना है और कुछ नहीं करना है, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैंने 14 इलेक्ट्रॉन भरना नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नीचे मुझे इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, फिर इसमें भर दूंगा, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। आप इन सभी इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखते हुए चलते हैं क्या क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा है एक बार, ठीक है ना? अब अगर अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करें तो यू कैन हैव दीज इलेक्ट्रॉन दो दो करके भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 भर दिए और 2 14। क्या हमने CO का डायग्राम बना लिया? इसको अपन कहते हैं, इस वाले डायग्राम को कॉल्सन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉल्सन मॉडल। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? कॉल्सन मॉडल कहते हैं। अब अपन अब इस कॉल्सन मॉडल के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी वो जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज जो सीखी वो थी इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या आप देख सकते हैं इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है दैट इज BMO माइनस ABMO डिवाइड बाय 2। अब अपन पिछले डायग्राम में BMO गिनते हैं, बताओ इसको काउंट करूं या ना करूं? नहीं सर। इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करूं या ना करूं? नहीं सर। नो सर। ओके, इसको काउंट करूं? हाँ सर। क्या ये BMO है, ABMO है, क्या है ये? BMO। इसको काउंट करूं या ना करूं? नहीं सर। क्यों इसको काउंट क्यों ना करूं? ये क्या है? सर बॉन्डिंग कुछ कर ही नहीं रही है। ये नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ना जो एनर्जी बढ़ाता है ना एनर्जी घटाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग। तो ये हो गया NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, क्या इसको काउंट करूं या ना करूं? यस सर। इसको काउंट करेंगे क्योंकि ये BMO है। इसको काउंट करूं या ना करूं? नहीं सर। नहीं करेंगे क्योंकि ये NBMO है। तो फाइनली BMO में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ABMO में तो एक भी नहीं है। NBMO में है लेकिन NBMO काउंट नहीं करना है। तो क्या फाइनली अगर मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा तो क्या आप देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई। क्या यहाँ तक बात सभी बच्चों को क्लियर होगी? अब आते हैं आगे। हाँ। ये जो NBMO है यही हमारा हीरो है इस जगह का, यही हमारे लिए क्वेश्चन का पार्ट बनने वाला है। क्या है इस NBMO की ऐसी स्पेशल कि हमने इसको हीरो बना दिया है कि जब CO से CO में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहीं से जाएगा? क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, यहीं से जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना अपने पेरेंट से, पेरेंट है इसका 2s, पेरेंट है इसका 2s, पेरेंट है इसका 2p और ये पेरेंट है इसका 2p। इन सभी पेरेंट्स में से 3 पेरेंट्स से इसकी एनर्जी ज्यादा है और एक पेरेंट से इसकी एनर्जी कम है। बताओ, आपको ये ऐसे मैंने पढ़ाया था कि जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है तो नीचे जो बनते हैं उनको BMO कहते हैं, ऊपर जो बनते हैं उनको ABMO कहते हैं। किस बेसिस पर? एनर्जी के बेसिस पे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिल रहे हैं तो नीचे जो बनता है वो BMO, जो ऊपर बनता है उसको ABMO कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना? तो बताओ, ये जो NBMO है उसी एनर्जी के बेसिस पर अपने पेरेंट्स में 4 पेरेंट मैंने इसके बता दिए कि उन्हीं के मिलने से ये सब चीजें बनी है। तो उन 4 पेरेंट्स में से 3 पेरेंट्स इसकी एनर्जी ऊपर है। अरे 3 पेरेंट्स इसकी एनर्जी कैसी है? ऊपर है। अगर 3 पेरेंट्स इसकी एनर्जी ऊपर है तो क्या आप इसको, अच्छा ABMO तो नहीं कह सकते लेकिन ABMO करेक्टर कह सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको? यस सर। क्या इसके अंदर ABMO तो नहीं बोल सकते लेकिन इसके अंदर आदतें इसके अंदर कैसी हैं? अब कई बार ऐसा नहीं होता, अपन कहते तू तो गधा है, तो ये जो शब्द है क्या एक्चुअली वी आर मीन इट, वी मीन इट? नहीं सर। नहीं एक्चुअली उसकी आदतें वैसी हैं। तो वैसे ही इस NBMO को आप ABMO कह नहीं सकते
लेकिन इसकी आदतें एंटी बॉन्डिंग जैसी हैं। तो यही वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, इसमें करेक्टर एंटी बॉन्डिंग जैसे हैं। ये एंटी बॉन्डिंग है नहीं, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें करेक्टर किसके जैसे हैं? एंटी बॉन्डिंग जैसे हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो सबसे पहला मेरे पास आता है होमो, दैट इज NBMO sp-, ये है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जहां से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ल्यूमो चेक करते हैं। ल्यूमो कौन है? इसके ऊपर वाले। क्या ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये खाली पड़े हैं? अगर मैं कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेगा लाओ 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 लाओ, कहां लेगा वो? क्या एम्प्टी पाई स्टार एमओ में लेगा? क्या? अरे यही तो हम सिनर्जी बॉन्डिंग में ढूंढ रहे थे, क्या इसके पास एम्प्टी पाई स्टार एमओ है या नहीं है? है सर। यस सर। इसके पास एम्प्टी पाई स्टार एमओ है। ओहो, आगे चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपने बना लिया और अब प्रूव भी हो जाएगा कि बॉन्डर 3 था और इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करा वो NBMO sp- से करा, हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। और एंटी बॉन्डिंग करेक्टर वाले चले गए, अच्छा हो गया। अगर अच्छा हो गया दैट इज बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ गई, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो हेंस प्रूव्ड कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ घट गई। हेंस प्रूव्ड। यस या नो? यस सर। तो ये चीज मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम स्पेशली करा दिया फॉर द सेक ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग। सिनर्जी बॉन्डिंग के लिए मैंने करा दिया। तो अब अपन अपनी थ्योरी पर वापस से आ जाते हैं मेरा बेटू, और जरा बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान से देखना क्या मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, सभी बच्चे को स्क्रीन अब तो प्रॉपर्ली वापस से दिखने लगी। देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, हाँ सर। दैट इज synergic bonding in metal carbonyl complexes, metal carbonyl complexes, in metal carbonyl complexes। ये रहा कॉम्प्लेक्स MCO होल X प्लस माइनस N, ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग को हमें पढ़ना है। ये केस किस तरह का है? ये केस इस तरह का है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपना सिग्मा इसको देगा और मेटल अपना पाई इसको देगा। इसके पास क्या होनी चाहिए? इसके पास ये कहां लेगा इलेक्ट्रॉन? ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम मेटल, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम मेटल इन इट्स किसके अंदर? एम्प्टी पाई स्टार एमओ में, एम्प्टी पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके पास एम्प्टी पाई स्टार मॉलिक्यूलर है या नहीं है? वो है, वो हमने सिखा दिया। चलिए इसको सीखते हैं कैसे। जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैंने पहला डायग्राम स्टार्ट कर दिया और ये ऑर्बिटल बना दी। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए ये ऑर्बिटल कौन सी है? फटाफट से बताइए ये ऑर्बिटल कौन सी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटीमीटर एटम। क्या ये एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? क्या एम्प्टी हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑन आयन? यस सर। स्टेप नंबर 1 हाँ, कंप्लीट। अरे यस या नो, सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये रहा Yes, कार्बन, sir. और ये हमने इसका बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देने वाला है। बताइए ये ऑर्बिटल का नाम क्या है? इस ऑर्बिटल का नाम बता दीजिए, खुश हो जाऊंगा मैं, सच बताओ। इस ऑर्बिटल का नाम क्या सर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ निकोन। हाइब्रिड क्या फायदा? एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। मैंने अभी ये क्यों पढ़ाया आपको? ये जो जितना भी पढ़ाया ये क्यों पढ़ाया? टाइम पास करा? क्यों करा? ये सब मैंने क्यों पढ़ाया? कुछ तो सिखाया ना। मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन का ये जो लोन पेयर है ये आएगा कहां से। तो क्या मैंने आपको सिखाया कि देखो ये रहा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये रहा हाईएस्ट ऑर्बिटल, क्या यही लोन पेयर है क्या कार्बन? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या वो? हाँ सर होगा। तो फिर आप तो पता नहीं अजीब सी बात कर रहे हो यार। मतलब मैं तो इतनी मेहनत से आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, आप इसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो यार। गड़बड़ मामला हो रहा है ये तो। चलो बताओ अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? NBMO sp-। इस ऑर्बिटल का नाम हो गया है दैट इज NBMO sp-
हैविंग कौन सा करेक्टर? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। तो ये NBMO sp डैश है जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, ये एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा सिग्मा। बताओ ऐसा करने के दौरान, ऐसा करने के दौरान सोच समझ के बोलना मेरा बेटा, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। ऐसा करने के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, पर्सनल बॉन्ड ऑर्डर, उस पर्सनल बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पर्सनल बॉन्ड ऑर्डर है उसका क्या होगा? ये जो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इस पर्सनल बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? इंक्रीज होगा। बहुत अच्छा। क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा करने से कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इंक्रीज होगा? क्यों इंक्रीज होगा? देखो यहाँ स्टेटमेंट भी लिखा है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, मेरे पास कुछ मेरी बुराइयां हैं, अगर मैं वो आपको दे दूंगा तो क्या मैं अंदर से मजबूत हो जाऊंगा? एग्जैक्टली मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नॉन बॉन्डिंग sp हाइब्रिडाइज से दे रहा है हैविंग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, जैसे ही वो देगा तो क्या कार्बन, जैसे अभी हुआ तो था ना, जिसने अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा था CO प्लस बनाया था, तो क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा हो गया था? हाँ सर। तो क्या Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर बढ़ गया था या Yes, नहीं बढ़ गया था? बढ़ गया था। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया था। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया था, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। क्या वन हाफ ऑफ द मूवी, क्या समझ में आ गया? क्या सभी को क्लियर है? Yes. अदर हाफ ऑफ द मूवी पे चलते हैं, अदर हाफ ऑफ द मूवी पे चलते हैं। जल्दी से मुझे इस ऑर्बिटल के बारे में कौन बता रहा है कि ये ऑर्बिटल कौन सी है? जल्दी से मुझे इस ऑर्बिटल का नाम बता दो, जल्दी से बता दो बेटू, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? Anhybrid orbital of centimeter ion which has electron. क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, क्या ये फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड अनहाइब्रिड, फुल्ली फिल्ड अनहाइब्रिड, क्या ये इनर डी ऑर्बिटल है? इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन? ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं है? yes sir. 100% क्लियर, 100% क्लियर। ये अंदर वाली ऑर्बिटल है। दूसरी चीज मैं यहाँ जो बोलने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है। ये ऑर्बिटल मैंने बना दी, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये ऑर्बिटल कौन सी है? ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाई है, ये एक ऑर्बिटल है, ध्यान रखना, ये एक ऑर्बिटल का ऐसे 4 लोब्स हैं इसके अंदर। हाँ बताओ ये कौन सी है? pi star. empty pi. क्या ये एम्प्टी पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? हाँ ये क्या sir. है? एम्प्टी पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप ऐसी कंडीशन में अब आपको पाई स्टार बनाना भी आना चाहिए। पाई स्टार बनाते कैसे, हमें तो याद ही नहीं है सर, तो पाई स्टार बनाना भी तो आना चाहिए। आपको लोगों को याद दिला दूं, आपने पाई स्टार और पाई कैसे बनाया था। ये कुछ ऑर्बिटल थी, ये p ऑर्बिटल थी, इसके साथ आपने p जोड़ा था, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, जब आपने इसको जोड़ा तो ऐसी कंडीशन में इसको जोड़ने के बाद आपने कुछ इस तरह का लोब बनाया था, ऐसा और ऐसा, डॉट 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 डॉट, यहाँ आ गया था प्लस, यहाँ आ गया था माइनस। ये मान लो px था, ये भी px था, तो ये हो गया 2, मतलब 2 तो छोड़ो, ये हो गया पाई, जैसे 2px 2px, तो ये हो गया पाई 2px, ये हो गया 2px 2px, तो इन दोनों को जोड़ने से हमने बनाया पाई 2px। ये एक तरह का BMO हमने सिखाया था आपको। ABMO, ABMO में ये क्या था p और ये क्या था p, इस जगह पर इसका प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ऐसी कंडीशन में 4 लोब्स बन गए थे कुछ इस तरह से। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाती थी। ये दोनों न्यूक्लियस थे, यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हमने बना दी, नोड जो थी यहाँ पर एक नोड बना दी, बन गई, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस। इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2px, इसका नाम क्या हो जाता था? पाई स्टार 2px।
तो क्या पाई स्टार 2px एक तरह का ABMO है। तो ABMO का जो डायग्राम है वो प्लस ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया या नहीं हो गया। हाँ यस सर। ये जो डायग्राम है क्लियर हो गया। अभी मैं यहाँ पर यही तो डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो ये रहा डायग्राम मेरा बेटा, ये रहा मेरा डायग्राम। इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि ये एम्प्टी पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही डायग्राम है। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, क्या इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देगा, ये इसने इसको दिया, ये इसने इसको दिया। क्या ये लोब्स दोनों तरफ से कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं कि दो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड तो एक ही बना रहा है वो, है ना। दिखाते वक्त ऐसे दो दिखाएंगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों लोब मिल गए। इस पाई बॉन्ड का जल्दी से मुझे नाम बता दीजिए, इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा। इस पाई बॉन्ड का जल्दी से मुझे नाम बता दीजिए, इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा। डी पाई पी पाई। अरे ये तो चलो समझ में आ गया कि डी पाई तो सही बोला, पर ये जो आगे बोला वो क्या बोला तुमने। हाँ पाई स्टार पी डी पाई पाई स्टार। पाई स्टार जो भी है, चाहे वो 2p हो 3p हो जो भी, तो पाई स्टार 2p, तो ये हो गया इसका नाम डी पाई पाई स्टार 2p पाई, पाई स्टार 2p पाई, ये इसका नाम है। अभी ये नाम समझ में आ गया। जो दो डी ऑर्बिटल मिलके इसका बॉन्ड बना रही है, वो दो डी ऑर्बिटल के नाम पर मैंने इसका नाम बोल दिया। अभी भी समझ में नहीं आया ये आगे। हाँ यस सर। क्लियर। फिर से पूरी कहानी को ध्यान से समझना। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक हीरो है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक हीरो आपके पूरे 8 मार्क्स दिलवा सकता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका इस टॉपिक के लिए। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ये लोन पेयर इसके पास आया कहाँ से। ये लोन पेयर इसका, यहाँ पर हमने देखा कि ये इसका जो लोन पेयर है कार्बन का, ये लोन पेयर आया यहाँ से। ये जो NBMO है यही है इसका लोन पेयर, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं बना रहा है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो ये था लोन पेयर, जो कि लोन पेयर हमने मेटल को दे दिया। जब ये लोन पेयर मेटल को दिया तो इसकी, क्योंकि ऐसे बॉन्ड से गया, ऐसे ऑर्बिटल से गया जो इसके लिए अच्छी नहीं थी, वहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा लिटिल बिट। तो मैंने कहा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर लिटिल बिट इंक्रीज हो गया, किसका, CO का। इसको अच्छा लगा, बढ़िया, मेटल के साथ दोस्ती करना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल को दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के बल्ले बल्ले हो गए। अरे वाह, मजा आ गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, अब मेटल ने एक बार उसका हाथ पकड़ लिया। अब मेटल ने कहा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले। CO ने कहा कहां ले, बोला तेरा देख पाई स्टार खाली पड़ रहा है। तो CO कहेगा पागल है क्या तू, पाई स्टार में मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा, पाई स्टार तो बिल्कुल घटिया चीज है, वो तो खतरे की घंटी है, वहां मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो मेटल कहता है देख ले, लेने तो पड़ेंगे। तो पाई स्टार में उसने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, सोचना ध्यान से, क्या पाई स्टार में उसने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO जो है उसका क्या होगा, बताइए क्या होगा। क्या वो घटेगा, अरे घटेगा नहीं, काफी ज्यादा घटेगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। उसने देते वक्त उसको अच्छा लगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, लेकिन लेते वक्त सोचो उसका कितना नुकसान हो गया। उसने इलेक्ट्रॉन लिया अपने एंटी बॉन्डिंग में, प्रॉपर एंटी बॉन्डिंग में लिया, एक चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन लिया जो देते वक्त तो वो सिर्फ शेयरिंग में जा रहा है, थोड़ा सा मेरा शेयर कम हो गया, मैंने तुमको थोड़ी देर के लिए पेन दे दिया, नहीं दिया ही नहीं, मैं तो बोला ले तेरा भी और मेरा भी, तो थोड़ा सा मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने तुम्हारे को भी शेयरिंग में दे दिया। लेकिन ऊपर वाले केस के अंदर तो मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई स्टार खाली पड़ा है, और मैंने वहां पे पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है शेयरिंग में ले लिया, तो ये तो बहुत नुकसान हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों चीजों को आप एक साथ ध्यान से देखो, तो बताओ ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इन दोनों चीजों को अगर आप एक साथ देखो तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर घट गया ओवरऑल, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर घट गया ओवरऑल। तो एक बात बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या पड़ी है काम करने की, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या पड़ी है काम करने की, उसका तो नुकसान हो गया। अरे C और O का तो नुकसान हो गया मान लिया, लेकिन ओवरऑल C ने जो बॉन्ड बनाया
और जो मेटल और सी के बीच का टोटल बॉन्ड है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो इससे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हुई एज कंपेयर टू उसके बॉन्ड ऑर्डर से जितनी अनस्टेबिलिटी है। तो इसीलिए मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज इसमें कार्बन अपना लोन पेयर देता है मेटल को और मेटल इलेक्ट्रॉन वापस देता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई स्टार के अंदर और तगड़ा बॉन्ड बनता है और दे आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। बोलो मेरा बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ यस सर। इसको कंक्लूड करने का Yes, तरीका देखना, इधर देखना मेरा बेटा, बिल्कुल सेम अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये रहा मेटल, ये रहा सी, ये रहा डबल बॉन्ड हो। सर डबल बॉन्ड हो, हाँ बताता हूं क्यों। मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कार्बन को दिया? हाँ दिया। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बना दिया। ये किसने दिया? मेटल ने दिया। किसको दिया? कार्बन को या सीओ को? क्या ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया मेटल ने, या फिर सीओ को पूरे को इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया? सीओ को। सीओ को। ये पाई स्टार CO एमओ जो ऑर्बिटल है, ये सीओ की ऑर्बिटल है, सी की ऑर्बिटल नहीं है, सीओ कंप्लीट की ऑर्बिटल है। उसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर घट गया है। तो हमने फाइनली क्या देखा कि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 3 से कम और 2 से ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने ये डॉटेड बॉन्ड बनाया। और ये जो वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर की, ये 2 से कम होती है। दिस इज लेस देन 2 बट इट इज ग्रेटर देन 1। क्या बात समझ में आ गई? क्या नहीं आई? आ गई। क्या यहाँ पर भी वही केस एप्लीकेबल होगा जो अभी पहले सिखाया था? पर बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? ये जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का ये जो मैंने इतना सा पोर्शन आपको समझाया कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पाई स्टार में डालेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट के कम हो जाएगा, लेकिन मेटल और कार्बन के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और जितनी स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ेगी उतनी अनस्टेबिलिटी यहाँ नहीं आएगी, तो कवर अप हो जाएगा। इसीलिए ओवरऑल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हाईली स्टेबल होते हैं। अभी जो मैंने बोला क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर, क्लियर होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बात मैंने अभी बोलनी चाहिए थी, क्या? एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इंक्रीजेस। बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी तब इंक्रीज होगी, या वो नेगेटिव की तरफ जाएगी तब इंक्रीज होगी? नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही। नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दो बातें होंगी। क्या क्या बताना? इस मेटल पर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और बढ़ाता जाऊंगा, होगा क्या? बताओ ऐसे केस में क्या होगा? क्या मेटल उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, मेटल उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्या वो सीओ की ऑर्बिटल में डालेगा? अरे हाँ या ना? तो हमारे पास दो हाँ, सर। तरह के बॉन्ड्स हैं। पहला बॉन्ड है एम सी बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा है? एम सी बॉन्ड। और दूसरा है सीओ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड हमारे पास हैं। इन दोनों बॉन्ड्स पर क्या इफेक्ट आएगा? चलिए बताइए, इन दोनों बॉन्ड्स पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? पहले एमसी बॉन्ड के बारे में क्या बोलते हो? एमसी बॉन्ड पर क्या इफेक्ट आएगा? क्या एमसी बॉन्ड बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा? एमसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एमसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अरे भाई मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना वो ज्यादा देगा, तो क्या ये रिश्ता तो और मजबूत हो जाएगा ना? अभी समझ में नहीं आया? यस आगे से। आ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या उसकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो या उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी? क्या ये गलत तो नहीं है बोलना? नहीं सर। नहीं सर। बोलो। दूसरी तरफ चलते हैं, सीओ बॉन्ड के बारे में। क्या सीओ बॉन्ड के बारे में भी क्या मैं कह सकता हूँ क्या इस तरह की कोई बात? बोलो क्या कहते हो आप लोग? तो उसमें उल्टा हो जाएगा। बोलो, कह सकते हो आप लोग ये वाली बात? क्या कह सकते हैं?
क्या CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, क्या वो बॉन्ड ऑर्डर उतना ही घटता जाएगा? जितना मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड की एम्पाई स्टार में डालेगा उतना CO बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। CO बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो क्या CO की बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई? और अगर CO बढ़ गई, नहीं घट गई, CO की बॉन्ड एनर्जी भी घट गई। तीसरी चीज, क्या उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई? क्या बताओ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नो सर। नहीं सर, नहीं। नो सर। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, उसको अपन न्यू बार से पहचानते हैं। वैसे तो ये किसका सिंबल होता है न्यू बार? क्या वेव नंबर का सिंबल होता है? हाँ सर। यस। वैसे तो ये वेव नंबर का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक नया नाम दे रखा है। हमने इसको एक नया नाम जो दे रखा है, उसके पीछे कारण क्या है? हमने जो इसका एक नया नाम दे रखा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या है ये नाम? बताएगा कोई? क्या E इज इक्वल्स टू एच न्यू पता है आप लोगों को? हाँ सर। उसी के बेसिस पे हमने यस यहाँ पर सर। नाम दिया है, दैट इज नोन एज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी, डोंट कंफ्यूज विद द बार, ठीक है? ये है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एक किसी चीज को मुझे स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, मुझे इसको स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच करूंगा तो ये कब टूट जाएगा? वो डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड मजबूत है क्या वीक है। अगर ये बॉन्ड मजबूत होगा, मैं बहुत स्ट्रेच करूंगा फिर भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ये कमजोर है तो मैं हल्का सा स्ट्रेच करूंगा तो ये टूट जाएगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द बॉन्ड एनर्जी। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू? अगर बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उस बॉन्ड को स्ट्रेच करके देखने में। तो ये टूल होता है, या अपन कह सकते हैं ये एक जरिया होता है, या ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मेथड होता है, जिस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी बॉन्ड की एनर्जी निकालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। उससे हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता लगता है। अब बताओ, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, ये मैंने मेरी तरफ से आपको समझाई। क्या आपको अब इसमें से क्या समझ में नहीं आया? मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया। सर ये जो मेटल में एम्प्टी वाला जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो कोई सा भी दे सकता है ना, जितने भी अंदर हैं उनमें से? नहीं, dxy dyz dxz वाले ही दे सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो दैट मस्ट बी ओनली dxy dyz dxz, ये तीनों ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन हुआ भी तो वो नहीं दे सकता, पर दे d ऑर्बिटल ही सकते हैं, और उनमें भी ये 3 d ऑर्बिटल ही दे सकते हैं। ठीक है सर। बाकी आप बताइए सभी बच्चे। यस सर। क्या डाउट, क्या करना है, क्या नहीं समझ में आया, बोलो। आ गया सर। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, या कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो तो बोलिए। क्लियर हो गया सर। पक्के समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलते हैं आगे। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन करने हैं। आप बस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ध्यान रखना। यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, आंसर मुझे सभी से सुनना है, किसी का आंसर नहीं आएगा तो तुम ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1, what would be the bond length, what would be the bond length of CO bond in FeCO whole 5? FeCO whole 5 जो कॉम्प्लेक्स है, उस FeCO whole 5 के अंदर क्या बॉन्ड इन FeCO whole 5, FeCO whole 5
ऑप्शंस देने से पहले इतना और बताता हूँ. इफ isolated CO, carbon monoxide, have bond length is equals to 1.128 angstrom. 1.128 angstrom उसकी bond length है. ऑप्शंस दे रहा हूँ. ऑप्शंस आर 1.128 एंगस्ट्रॉम. दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ दैट इज 1.15 एंगस्ट्रॉम. तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 1.72 एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ 1.15 एंगस्ट्रॉम. चलिए बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है. क्वेश्चन को समझो, फील करो कि मैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या एक स्पेशल पूछना चाह रहा हूँ. यू कैन गेट दिस. अगर आप उसको तमीज से देखोगे तो आप पकड़ लोगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ. सर बी ऑप्शन. बी बॉम्बे सर बी ऑप्शन. ऑप्शन. बी बॉम्बे ऑप्शन. ओहो. नहीं सर बी बॉम्बे नहीं, गलत बता दिया. हाँ जी भाई श्रेया बता बेटा जवाब. सर सर बी. कैसे आया बेटा सर बी? कम होनी चाहिए एक आइसोलेटेड सीओ से उसकी बॉन्ड लेंथ, इसलिए. अच्छा क्यों बेटा कम क्यों होनी चाहिए? तो Fe के साथ बॉन्ड बना रहा है ना वो, इसलिए. तो Fe क्या सर करेगा? मना कर देगा? नहीं. समझ में नहीं आया जो तुमने मुझे कहा. क्या Fe के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या वो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. अब मैंने आपसे कहा कि आइसोलेटेड स्टेट में उसकी बॉन्ड लेंथ थी 1.128 थी, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब उसने Fe के साथ बॉन्ड बना लिया है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 3 से कम, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेट में तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना. अभी उसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 3 से कम. अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो गया है, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो गया है तो क्या उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी या छोटी होगी? सर लंबी. अब यहाँ पर दो लंबों के ऑप्शन है, ये दोनों ही लंबे हैं. डी सर. क्यों सी क्यों नहीं और डी क्यों? सर डिफरेंस की बात है. डिफरेंस की बात है मतलब समझा नहीं. सर सी में सी और जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और बॉन्ड ऑर्डर इतना भी कम नहीं हुआ है. हाँ मतलब अगर मतलब समझने की कोशिश करो. मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो कि 5 CO को अलग अलग उसको देना है. Fe, CO, CO और ये आ गया CO, ये आ गया CO और ये आ गया CO. ये 5 CO को उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है. तो अगर वो थोड़ा सा इसको देगा, 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 तो सबको अगर थोड़ा थोड़ा देगा तो सबकी बॉन्ड थोड़ी थोड़ा लंबा होगा. तो CO का बॉन्ड लंबा हुआ लेकिन थोड़ा सा लंबा हुआ. तो 1.128 से 1.15, 1.12 से 1.15 एंगस्ट्रॉम बढ़ पाएगा.
लेकिन यहाँ तो मैंने क्या कर दिया है 1.7 कर दिया, 1.1 से 1.7 बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इसीलिए बात को समझने की कोशिश करना कि उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्योंकि आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिए हैं पर उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है, इसलिए आंसर हो गया डी टेल इज द राइट आंसर। अब पहले तो मुझे ये बिल्कुल क्लियरली बता दो कि क्या ये जो बात अपन सीख रहे हैं, ये जो हम समझना चाह रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, क्या ये समझ में आया या नहीं आया? मुझे तो उसे इतना सा बता दो, ये वाली जो बात अपन हाँ समझ सर, रहे हैं, आए। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्या यस। समझ में आई? मतलब ये अपन फालतू ही बात कर रहे हैं क्या? मतलब इनसे क्या समझ में आया आप लोगों को? चलो एक जगह मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, देखता हूं कि आप उस एग्जांपल को कितना पॉजिटिवली लेते हो, कितना डील करते हो, एनर्जी कितनी ज्यादा आप में होती है, बिकॉज एनर्जी की बहुत कमी है आपकी क्लास में। क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO is least in there are several options. A option है that is MnCO whole 6 plus 1. B option है CrCO whole 6. C option है FeCO whole 5 और D ऑप्शन मेरे पीछे छुप जाएगा, मैं नीचे लिखता हूँ। D ऑप्शन है that is VCO whole 6 minus 1। ये है क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है बॉन्ड ऑर्डर इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा लीस्ट किस में है CO का। सेम कंसेप्ट है, सेम क्राइटेरिया है, सेम समझदारी है, लगाओगे फाइल पकड़ में आ जाएगी। सर डी ऑप्शन। वंशिका दे बेटा जवाब। वंशिका यशस्वी सर डी। कैसे आ रहा है? सर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। किसके पास डेंसिटी ज्यादा है बेटू? सही बता रही है, किसके पास डेंसिटी बता रही ज्यादा? -1 चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं मेटल की बता रही है क्या? यस सर। तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है वो ज्यादा होने से क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर CO का कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो CO का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी मेटल पे ज्यादा होती है उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या ये बात सब को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस। हाँ सर। यही तो सिखाया था मैंने यहाँ पर, जितना मेटल पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होती है उतना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड CO को ज्यादा देगा, उतना ही CO का बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा। यही तो बार 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 यही तो कह रहा हूँ यार। अब आपको मैंने यहाँ पर बताया इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो रही है तो आपको एक बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ पर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा CO को देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इस CO को इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा देगा तो CO का बॉन्ड सबसे कम हो जाएगा। अभी भी नहीं आया मेरा बेटू समझ में? आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कंसिडर द फॉलोइंग
कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं दे रहा हूं। पहला कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स है, वो है FeCO होल 6, FeCO होल 6। दूसरा कॉम्प्लेक्स है CrCO होल 6 और तीसरा कॉम्प्लेक्स है Mn, 4 लिखना है, MnCO होल 6 प्लस 1 और चौथा है दैट इज VCO होल 6 माइनस 1। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको दे दिए। दिख रहे हैं सभी को 4 कॉम्प्लेक्सेस? FeCO होल 6, CrCO होल 6, MnCO होल 6 प्लस 1, D है वेनेडियम CO होल 6 माइनस 1। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस मैंने दे दिए। मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, पहला सवाल है कॉम्प्लेक्स विथ, देखो मेरा बेटा ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट, कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट MC बॉन्ड ऑर्डर, MC बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें है? बताओ, आंसर दो। कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट MC बॉन्ड ऑर्डर, वेनेडियम। आंसर इज डी। बहुत बढ़िया। क्यों डी? क्योंकि ऐसे केस में वेनेडियम पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है तो वेनेडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, और अगर वो वेनेडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो MC बॉन्ड उतना ही अच्छा और CO बॉन्ड उतना ही खराब। अरे हाँ यार, पीछे डायग्राम देखो, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल पे ज्यादा उतना ही MC बॉन्ड अच्छा और उतना ही CO बॉन्ड खराब। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस। अरे वाह, अगर समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ बतानी है। कॉम्प्लेक्स वो जिसमें CO की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो। बताओ क्या आंसर होगा? डी होगा। क्या फिर सेम D। आंसर डी ही होगा? अब वापस समझो ना कि मेटल जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दे रहा है उतना ज्यादा CO अपने एंटी बॉन्डिंग में लेके लंबा हो जा रहा है। अभी भी नहीं आया? सब पता ही नहीं चलता, बॉन्ड लेंथ लिख देते हो। अरे तो जो लिखा था वही तो बात बोली मैंने, तुम पकड़ी ही नहीं बात को। ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड लेंथ है। समझ में नहीं आया श्रेया या कंफ्यूज हो गई थी? क्वेश्चन तो आ रहा है सर, समझ में सब आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बेटा, वेरी गुड। तीसरा नंबर है दैट इज कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम, कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बताओ, कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। समझना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब स्ट्रेच करने के लिए लगाने वाली एनर्जी वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि CO बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। अब CO बॉन्ड इन सभी में सबसे मजबूत किस में है? सी वाला। सी में। बताओ किस में है सबसे ज्यादा मजबूत? सर सी। सी वाले। आंसर इज सी, क्योंकि सी वाले ने कुछ भी तो नहीं दिया। Mn के पास था क्या? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सबसे कम देगा। अगर Mn सबसे कम देगा तो ये भी ध्यान रखना, अगर सबसे कम देगा तो CO जो है वो सबसे मजबूत रह जाएगा। सबसे मजबूत रह जाएगा तो बॉन्ड छोटा होगा और मजबूत होगा। सबसे मजबूत बॉन्ड है, इसीलिए आंसर मैं ये बोल रहा हूँ। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? ये आगे आगे। आगे सर। अपन क्या करते हैं, मेरे पास के कम से कम 7-8 क्वेश्चन है, मैंने 3 ही कराए, बाकी के क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं कराता, ये सोच के कि आप अगले टाइम पे पहले इसको पढ़ना, रिवाइज करना, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तब मैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा तो उनकी यूटिलिटी भी निकलेगी ना, ताकि आप खुद कर सको। और देखो मैं ना एक बात और बताता हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उससे क्या होता है कि मोमेंट्री आपको एकदम जोश आता है, लेकिन कोई चीजें इतनी स्पीड से पढ़ाने से स्किप हो जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। इसीलिए मेरा बहुत प्रॉपर मोटिव होता है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत हौले हौले टॉपिक को आपके दिमाग में उतारूं, इसीलिए मैंने आपको इस स्पीड से पढ़ाया।
फिर भी जैसे आप में से सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट कुछ भी नहीं हो। ठीक है, बहुत ही जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टर्न पे मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए इस टॉपिक की बहुत बड़ी यूटिलिटी है अगर आपने इस टॉपिक को सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर मैं शीट जो है उसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ तक मैंने काफी सारा थ्योरी आपको पढ़ा दी। चलिए अगले टर्न का होमवर्क बताइए क्या रहेगा। सर आप बताइए। ठीक है, तो आपने डीपीपी नंबर 1 2 3 तीनों डीपीपी आप लोगों ने कर ली, डीपीपी हाँ नंबर 1 सर। 2 और 3। हाँ सर। यस सर। अगर डीपीपी नंबर 1 2 और 3 तीनों आप लोगों ने कर लिया है तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम उन तीनों डीपीपी का डिस्कशन अगले टर्न पे रख लेते हैं, सो दैट कि नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे। अगले टर्न के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट करेंगे, साथ में पाई बॉन्ड, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर वाला सिनर्जी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट, और उसके बाद में वो डीपीपी का डिस्कशन कर लेंगे। तो क्या तीनों डीपीपी, क्योंकि आप होमवर्क करके मुझे भेज चुके हो, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि क्या डीपीपी आप पक्का से आप कर लोगे? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिस्कशन कर लूं परसों वाली क्लास के अंदर डीपीपी, तीनों डीपीपी का 1 बाय 1। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सर आपने सोल्यूशन नहीं डाला उनके। मैं सोल्यूशन डाल देता हूँ बेटा, अभी डाल दूँ। ठीक है सर आप शीट दे रहे हो? क्या बेटा? शीट में से काम? शीट में से काम अभी नहीं दूंगा ना, अभी तो पहले डिस्ट्रीब्यूट तो होने दो फिर देता हूँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले टर्न के ऊपर, इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। सर आज वाले नोट्स